भारत कृषि प्रधान देश है और पशुधन भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग। ग्रामीण आबादी की आजीविका मुख्य तौर पर कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय पर आधारित होती है। लगभग 2 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर करते हैं। पशुधन छोटे बड़े और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन मजदूरों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की 8.8% आबादी पशुधन से अपना रोजगार प्राप्त करती है। लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों में किसी न किसी प्रजाति जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर या मुर्गी जैसे पशुधन रखे जाते हैं। कई संपन्न परिवारों में एक से अधिक प्रजाति के जानवर रखने का भी प्रचलन भारत में है। पंजीकृत नस्लों के पशु रखने से किसान की आय में अधिकाधिक वृद्धि के आसार होते हैं। इस युग में अपनी पशु संपदा को संभाल कर रखने और उस पर अपना पैतृक अधिकार जताने के लिए नस्लों का पंजीकरण बहुत जरूरी होता है। नस्लों के पंजीकरण के लिए उनकी उत्पत्ति का इतिहास जानना, आबादी और वितरण को जानना, उनके विशेष गुणों को निर्धारित करना और उसी प्रजाति की अन्य नस्लों से समानता और भेद को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान जुड़वा संस्थानों के रूप में 21 सितंबर 1984 को बेंगलुरु में स्थापित किए गए। 1985 में इन्हें करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष 1995 में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल सन 1984 में 21 सितंबर को बेंगलोर में स्थापित हुआ था। तत्पश्चात इसका स्थानांतरण 19 जुलाई 1985 को करनाल कर दिया गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य पशु एवं कुक्कुट आनुवंशिक संपदा की पहचान करना, उनका गुण निर्धारण करना और उनका उपयोग और उसका संरक्षण करना है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमको फिनोटाइप या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आनुवंशिक गुण का हम लोगों को सहारा लेते हैं, जिसके अंदर हम कई प्रकार के डीएनए मार्कर्स को यूज़ करते हैं, जिनमें माइक्रोसैटेलाइट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर्स मुख्य हैं। और इसी प्रकार हमने सारे भारत के अंदर जितनी भी हमारे जो पशु संपदा है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, याक, मिथुन, बत्तखें, ये सभी संसाधनों के हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं और इनके कैरेक्टर्स को निर्धारण करते हुए इन सभी कार्यों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन से भारत की संप्रभुता इन संसाधनों के ऊपर स्थापित होती है। हम लोगों ने अब तक इस संस्थान ने सारे भारत के अंदर सर्वे करके 50 गाय की प्रजातियां, 19 भैंस की प्रजातियां, 34 बकरी की प्रजातियां और 43 भेड़ की प्रजातियों की गुणवत्ता का निर्धारण कर लिया है। और इसके बावजूद भी हमारी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अभी सारा गुण निर्धारण नहीं हुआ है और उस कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक सारे देश का भ्रमण करते हैं, वहाँ का सर्वे करते हैं, वहाँ से रक्त के नमूने एकत्रित करते हैं, जिनको करनाल लाया जाता है और उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उन सब का गुण निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक मुख्य उद्देश्य पशु संपदा के संरक्षण के लिए उनका सीमन एकत्रित करना और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित करना, जिसे फ्यूचर में प्रयोग में लाया जा सके। आजकल गर्भाधान की सबसे लोकप्रिय प्रक्रिया हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने की है, जिसमें अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सांडों का आनुवंशिक रोग परीक्षण करके आनुवंशिक रोगों का निवारण करके अच्छे और उपयोगी पशु प्राप्त किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर गाय और भैंसों के सांडों की गुणसूत्रीय एवं डीएनए संबंधी
जांच करते हैं जिससे कि उनमें आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकें। यह उत्तर भारत की एकमात्र लैब है जहां पर सारे उत्तर भारत के राज्यों के सांडों का, सरकारी सांडों का और किसान भाइयों के सांडों का भी यहाँ पर परीक्षण होता है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं ये किसी भी प्रजाति में हो सकते हैं, पशुओं में भी ये होते हैं और इससे पशुओं में उत्पादन की कमी हो सकती है, उनमें जो है रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, जीवन काल भी कम हो जाता है और ये भी देखा गया है कई बार कि उनमें गर्भ में ही बच्चे भी मृत पाए जाते हैं या गर्भ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ दिनों में भी मृत्यु हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन रोगों को ये जन्मजात होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ डीएनए संबंधी रोग होते हैं जिनको सांड या गाय कई बार उनमें दिखते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो अपनी आगे की संतति में वो भेज सकते हैं और इस तरह से उसमें काफ़ी कुछ लॉस आगे की जनरेशन में देखा जा सकता है। हमारे लैब में गुणसूत्रीय जांच और 4 प्रकार की डीएनए टेस्टिंग की जांच होती है, ब्लड, साइटोलुमिया, डम्प्स और फैक्टर 11। इसके अलावा हमने और भी नई बीमारियों के बारे में पता लगाया यहाँ पर, जो अपने देश में HF और जर्सी या उनके क्रॉसेस हैं उनमें कुछ बीमारियां देखी गई, उनके हम लोग जो है नए टेस्ट भी डेवलप करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ज़रूरी गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं जिसमें सारे सांडों की गुणसूत्रीय जांच और डीएनए की जांच जरूरी की गई है और ये सभी जांचों के बाद ही अगर सांड उन बीमारियों से मुक्त है तभी उस सांड का सीमन प्रयोग में लाया जाता है और हम गायों में AI करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। एक सांड का महत्व किसी भी मादा पशु समूह के बराबर होता है। अच्छे पशु पैदाइश के लिए केवल माता की शारीरिक स्थिति और उसकी अच्छी नस्ल का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छी नस्ल के पशु पैदाइश के लिए सांड का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मादा गाय का। किसी भी तरीके के सांड और गायों के, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उनकी मादाओं के और नरों के जो सैंपल यहाँ पर भेज सकते हैं और आनुवांशिक रोगों के जांच के लिए हम यहाँ पर आपकी पूरी सहायता करेंगे। लगभग इस लैब में हम हर साल 300 से 400 सांडों का परीक्षण करते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो भारतीय गोवंश का उच्च तापमान में आनुवांशिक सुधार कर उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का काम कर रहा है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आजकल गर्भाधान की सबसे लोकप्रिय प्रक्रिया हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने की है, जिसमें अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। दूध के अंदर विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जैसे लैक्टोज, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम और अन्य विटामिन और मिनरल्स। हमारी प्रयोगशाला में भारतीय गौ नस्लों के आणविक स्तर पर विभिन्नता विश्लेषण के साथ साथ इसके दूध की गुणवत्ता का अध्ययन भी किया जाता है। गाय के दूध में उपस्थित पोषक तत्वों के कारण इसे सर्वोत्तम भोजन माना गया है। अगर हम गाय के दूध की संरचना देखें तो वसा, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें प्रोटीन मुख्य है। मुख्य रूप पर गाय में केजिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इनमें से भी बीटा केजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कुल प्रोटीन का 1/3 भाग बनाता है। बीटा केजिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बीटा केजिन के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं जिसके कारण दूध की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अभी तक अध्ययन में पता चला है कि ये 15 प्रकार के अलग अलग स्वरूप में आता है, जिसमें कि A1 और A2 स्वरूप को या A1 और A2 दूध कहें या बीटा केजिन कहें तो इसको प्रमुखता दी गई है।
जिस दूध में A1 किस्म का प्रोटीन पाया जाता है वो दिल के रोगों को बढ़ावा देता है। ब्यूरो के शोधों में पता चला है कि A2 दूध स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है। भारत में पाली जाने वाली डेयरी नस्लों का दूध A2 होता है। देश विदेश में किए गए विभिन्न अध्ययन से ये पता चला है कि A1 दूध हमारे शरीर में कई तरह के विकारों के साथ संबंधित है। जैसा कि कहा जाता है कि A1 दूध पीने से शुगर की बीमारी या हृदय संबंधित रोग या मानसिक रोग हो सकते हैं, जबकि A2 प्रकार के दूध को ऐसे किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएट नहीं किया गया है। और A1 और A2 एलील के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये होता क्या है? होता क्या है कि A1 दूध या A1 बीटा केजिन में एक हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है, जबकि A2 प्रकार के दूध में यहाँ पे प्रोलीन होता है। हिस्टिडीन के आने की वजह से जब हम A1 प्रकार का दूध पीते हैं तो अलग अलग तरह के कंपाउंड जैसे कि BCM7 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे शरीर के रिसेप्टर्स के साथ मिलकर कुछ हमारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और जिससे कुछ रोग जो है हमें हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? कैसे हम अपने सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी गायें हैं, उनको हम कैसे उनमें से A2 प्रकार का दूध पा सकते हैं? इसके लिए हमारी लैब में एक बहुत ही सुरक्षित, एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट डेवलप किया गया है जो कि कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। इसमें आप गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम उनसे खून भी ले सकते हैं और साथ के साथ ही जो हम हमारे बुल्स हैं, जो प्रजनन के लिए यूज़ करने वाले बुल्स या सांड हैं, उनका सीमन भी लिया जा सकता है, खून भी लिया जा सकता है और उससे ये पता किया जा सकता है कि इनसे जो बछड़ा या बछड़ी बनेगा उसमें बीटा केजिन A1 प्रकार का होगा या A2 प्रकार का होगा और स्वयं उस सांड में या बुल में किस प्रकार का A1 और A2 है। इस प्रकार के टेस्ट करने से हम हमारे जितने भी गाय के रिसोर्सेज हैं उन सबको हम A2 की तरफ परिवर्तित कर सकते हैं। भारतीय गोवंश का भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। गोवंश से प्राप्त दूध खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में भारत के 15 करोड़ स्वदेशी गोवंश में 43 नस्लों का समावेश है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो भारतीय गोवंश का उच्च तापमान में आनुवंशिक सुधार कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इससे उत्पन्न हीट स्ट्रेस, जिसको हम गर्मी तनाव कहते हैं, उसका सीधा असर हमारे पशुधन की कार्यक्षमता, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन क्षमता पे पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि जो हमारे पशुधन है उनकी विविधता, जिसको हम लाइफ स्टॉक डाइवर्सिटी कहते हैं, उसमें भी कमी आ रही है। आज विश्व के कई पशुधन प्रजातियां, जो हमारी कैटल ब्रीड्स हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस प्रयोगशाला में पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग इसी संदर्भ में कार्यरत हैं और हम लोग जो भारतीय मूल की जो देसी नस्लें हैं गाय की, जो विभिन्न जलवायु परिप्रेक्ष्य में जिनका अनुकूलन हुआ है, जो अनुकूलित हैं, उनका गर्मी सहने की क्षमता का हम लोग संकर, जिसको क्रॉस ब्रेड कहते हैं, और एक्सोटिक जैसे कि हमारी विदेशी गाय हैं, उनके साथ हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के जो हमारे अध्ययन और जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं जो हम लोगों ने अभी तक एकत्रित किए हैं, उसे सीधा ये दिखता है कि जो भारतीय मूल की देसी नस्लें हैं जैसे कि साहिवाल, राठी, थारपारकर, गीर, कांकरे, इनमें गर्मी सहने की क्षमता संकर और विदेशी नस्लों की तुलना में कहीं अधिक है और गर्मी तनाव के दौरान इनकी कार्य क्षमता में कमी जो है वो कम आंकी गई है क्रॉसब्रेड और एक्सोटिक कैटल के मुकाबले में। इन्हीं सब गुणों के कारण जो हमारे भारतीय मूल नस्लों की जो गायें हैं, उनका संरक्षण, जिसको हम कंजर्वेशन कहते हैं, और नस्ल सुधार, जिसको संवर्धन कहते हैं, जिसको जेनेटिक इंप्रूवमेंट कहते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में उपलब्ध भेड़ मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। भारत में पाई जाने वाली भेड़ें ज्यादातर पहाड़ियों, शुष्क, अर्धशुष्क, भीषण ठंड और तटीय इलाकों में पाई जाती हैं। भारत में उपलब्ध भेड़ों की 44 नस्लें उनकी विविधता को दर्शाती हैं। दक्षिण भारत में देश की 70% भेड़ उपलब्ध हैं, जो कि विशेष रूप से मांस के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। भारत में 44 भेड़ की नस्लें पंजीकृत हैं और इस प्रयोगशाला में हम इन्हीं नस्लों के
डीएनए आधारित पहचान पर शोध कर रहे हैं। डीएनए मार्कर्स द्वारा हम इन नस्लों के बीच जो समानता या विभिन्नता है उसका निर्धारण करते हैं, और यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारी जो पशु संपदा है उसकी एक पहचान स्थापित होती है। और इस कार्य के अंतर्गत 42 पंजीकृत भेड़ों का अध्ययन हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम भेड़ की मांसपेशियों की जो गुण निर्धारण है उस पर भी हम शोध कर रहे हैं। कर्नाटका में पाई जाने वाली बंडूर या मांड्या नाम की एक नस्ल है जो कि अपने मांस के स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हमने इसमें यह स्थापित किया है कि इस नस्ल की जो मांसपेशियां हैं वह अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक कोमल हैं या टेंडर हैं, तथा इनमें हिस्टिडीन और ओलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई गई। आरएनए आधारित अध्ययन से हमने यह भी स्थापित किया कि बंडूर की जो मसल्स हैं उनमें टेंडरनेस और वसा से संबंधित जीन्स हैं उनकी अभिव्यक्ति अधिक होती है। और अब जो ये जीन्स विभेदक जीन्स हमें प्राप्त हुई हैं उनका हम गहन अध्ययन करने के लिए प्रयासरत हैं ताकि भविष्य में इन्हें हम अन्य नस्लों के सुधार या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए उपयोग कर सकें। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो देश में पाए जाने वाले पशुओं और कुक्कुट में आनुवंशिक सुधार कर उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का अतुलनीय काम कर रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जो हमारे वैज्ञानिक आंकड़े हैं उसे सीधा सीधा ये दिखता है कि जो भारतीय मूल की देसी नस्लें हैं इनमें गर्मी सहने की क्षमता संकर और विदेशी नस्लों की तुलना में कहीं अधिक है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में पशुओं के नस्ल सुधार के लिए शोध कार्य किए जा रहे हैं। जीनोमिक सिलेक्शन से पशुओं की उत्पादन क्षमता का पता लगाया जा सकता है। ब्यूरो में विकसित की गई तकनीकों की सहायता से उत्कृष्ट सांडों का चयन उनके जन्म के समय ही किया जा सकता है। साथ ही डीएनए मार्करों के आधार पर दुग्ध उत्पादन क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है। गाय और भैंस की जो नस्लें हैं उनके सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, और इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका दुग्ध उत्पादन। हमें ये ज्ञात है कि गाय हो या भैंस, उसके दूध देने की जो क्षमता है या उसके जो जीन्स हैं वो नर और मादा में दोनों में पाए जाते हैं। परंतु अगर हमें उसका सुधार करना है तो अगर हम मादा को सिलेक्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम 4 या 5 जानवर ले सकते हैं जो उच्च क्वालिटी के हैं। परंतु अगर हम लोग किसी नर का सिलेक्शन कर लेते हैं जो उत्कृष्ट है तो हम उससे हजारों बच्चे या जानवरों को पैदा कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। बुल्स का जो चयन किया जाता था वो दूध उत्पादन क्षमता के किया जाता था जो कि उसकी बछड़ियां देती थी उसके बेस पे होता था, और इस प्रक्रिया में करीब 7 से 8 साल का समय लग जाता था। परंतु अब जो ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है इसके अंदर हम लोग उत्कृष्ट सांड का जो चयन है वो एट बर्थ यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके रक्त का नमूना इकट्ठा कर सकते हैं और रक्त के नमूने से डीएनए निकालकर और उसके डीएनए मार्कर्स के साथ हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर ये जो नर है अगर ये मादा होता और फ्यूचर में तो ये कितना दूध देता। और इसी तरीके से हम हजारों जानवरों का रैंकिंग कर सकते हैं कि उसकी दूध उत्पादन क्षमता क्या है, और उसमें से जो टॉप के एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके और उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अपनी नस्ल का सुधार कर सकते हैं। भारत में कुल पशुधन संख्या की 21% भैंसें हैं। भैंसों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2003 से 2007 की अवधि के दौरान भैंस की आबादी में 7.6% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो में भैंसों के आनुवंशिक गुण निर्धारण के साथ उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। आनुवंशिक गुण निर्धारण हमारे संस्थान को मिले उत्तरदायित्व का प्रमुख कार्य है।
इसी दिशा में हमारी प्रयोगशाला में भैंसों पर ये कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में भैंसों की कुल आबादी लगभग 11 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 57% है। जैसे कि किसान भाई जानते हैं, भैंसों का योगदान देश की कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 50% है। इसके अलावा भैंस का मांस इस देश से निर्यात होने वाला सबसे बड़ा पशुधन उत्पाद है। अगर भैंसों की प्रजातियों के वर्गीकरण की बात करें तो भैंसों को मुख्यतः, जो पालतू भैंसें हैं उनको मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक दलदलीय या स्वैम्प टाइप, दूसरी है नदीय या रिवराइन टाइप। इसी तरह इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए हमने ये पता लगाया है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में शुद्ध दलदलीय भैंसें हैं, जबकि अन्य भैंसें नदीय प्रकार की हैं। सबसे रोचक तथ्य जो इस अनुसंधान से सामने आया है वो ये है कि असम राज्य में पाई जाने वाली भैंसें दोनों प्रकार की हैं, नदीय भी, दलदलीय भी। और इसके साथ साथ वहाँ मौजूद जंगली भैंसें जिनसे इन दोनों भैंसों का उद्गम है, ये दर्शाता है कि इन भैंसों का उद्गम स्थल असम क्षेत्र है, जहाँ से उत्पन्न होकर ये पूरे विश्व में फैली हैं। इसके अलावा हमारे इस प्रयोगशाला में हमने अभी मुर्रा नस्ल के सांडों पर कार्य करना है और ये पता लगाना है कि आनुवंशिक गुणों के आधार पर हम कैसे एक उत्तम प्रजनक नर की चयन कर सकते हैं जिसमें कि गर्मी को अधिक सहन करने की क्षमता हो। शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाले किसानों और युवाओं का जीवन खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के जीवन यापन के लिए पशुपालन ही एकमात्र सहारा होता है। लेकिन जब किसान पशु से प्राप्त होने वाले प्राथमिक उत्पाद दूध से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करेंगे तो निश्चित ही उनकी आय में वृद्धि होगी। हमारे संस्थान में जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट और मुर्गी आदि, इनकी जो देसी नस्लें हैं उनका एक डाटाबेस तैयार किया गया है। इसमें एक नर पशु और एक मादा पशु का फोटो भी है तथा इसकी पशु संरचना के बारे में जानकारी है। उनके सींग, थन, पादकता है पशुओं की, उसके बारे में जानकारी है। ये कितना दूध देती है और कितनी उम्र में जो है ब्यात में आती है और कितना मांस उत्पादन या भेड़ों में जैसे ऊन उत्पादन है, इसके बारे में जानकारी है। और कोई खास उसका गुण है किसी पशु की नस्ल का तो उसके बारे में भी इसमें जानकारी है। यह डाटाबेस हमारे वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। यह डाटाबेस हमारे पशु वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, किसानों और पशु विज्ञान के छात्रों के लिए पशु की नस्ल के बारे में जानकारी करके लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो ने नवीन अनुसंधान से देश भर में फैली पशुधन जैव विविधता में आनुवंशिक क्षमता की पहचान और उसके विकास के लिए एक लंबी शोध यात्रा आरंभ की है। 2008 तक भारत में कोई भी संस्था पशु नस्लों के पंजीकरण का कार्य नहीं कर रही थी और इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं था। और 2008 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक नोडल एजेंसी के रूप में NBAGR को ये मान्यता दी कि वो देश के पशुधन नस्लों का पंजीकरण करे। शुरुआत में हमने 129 नस्लों का पंजीकरण किया, जिनको कि हमने ज्ञात नस्लें या एक्सटेंट ब्रीड्स का नाम दिया। उसके बाद ये नस्ल पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे देश के लिए खोल दी गई और आज देश का कोई भी नागरिक, देश की कोई भी संस्था किसी भी पशु समूह का अध्ययन करके उनका ब्रीड डिस्क्रिप्टर बना के उनके सारे दस्तावेज सहित NBAGR को जमा कर सकता है। ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धियों में 90% से अधिक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट और कुक्कुट पंजीकृत नस्लों के आनुवंशिक लक्षण निर्धारण है। क्योंकि भारत में आज भी 50% से अधिक जो पशुधन है वो अवर्णित है, जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं। NBAGR ने अगले 5 सालों में मिशन मोड के तहत ये बीड़ा उठाया है कि इन सारी नॉन डिस्क्रिप्ट पशु समूहों का अध्ययन करके, करेक्टराइजेशन करके इनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और यदि संभव हो तो इनका नस्ल पंजीकरण किया जाए। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो देश में पाए जाने वाले पशुओं और कुक्कुट में आनुवंशिक सुधार कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने
और उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का अतुलनीय काम कर रहा है। लवणीय और क्षारीय समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 को हिसार में शुरू किया।